यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें हैंड टू हैंड हमें रिजल्ट मिल जाता है, हो जाता है, इंस्टेंटली मालूम हो जाता है कि क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं हमसे, सिली मिस्टेक्स कहाँ हुई हैं। ये देखिए 3-4 चीजें हैं जिसको अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स आपे आप बढ़ेंगे। वासित, जी सर। तो आप दिल्ली आए हैं और जैसा कि हमें पता है कि आप किशनगंज से बिलोंग करते हैं और आपकी जो तालीम है क्लास 6 टू क्लास 12 वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है। बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे आपको पता है कि 21 से 22 में जो लास्ट कट ऑफ गया था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नीट में, वो था 608। फिर जब आप एक साल और आगे जाते हो, दैट इज 22 टू 23, तो ये था मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है, वो था 612। ठीक है। और इस साल जो आपका 23 टू 24 है, उसमें जो कट ऑफ आप एवरेज मान के चलिए वो है 650। ठीक है। और इस साल जो आने वाले साल में है, जिसके आप एस्पिरेंट हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या लगता है आपको कि ये कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, या आप इसको एक रेफरेंस मान के आपकी प्लानिंग क्या है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? और चूंकि आप आपका जो 12th है वो कब का है, कब आप 23 का है, मतलब ये है कि आपने 24 में एग्जाम दिया होगा और आप उनके सिनेरियो को समझ रहे हैं, तो उससे किस तरह से डिफरेंट होगा इस साल और आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप मुझे छोटे इसमें एक्सप्लेन करके बताइए। सर, जिस तरह से इस साल कट ऑफ हाई हुआ है 24 में नीट का, इससे देख के लगता है जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे 647, 648 वो भी इस साल रुक गए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि नेक्स्ट ईयर कट ऑफ हाई जाएगा, जेन्युइनली हाई जाएगा, क्योंकि ये सारे लोग फिर से तैयारी में लगे हैं। और एक 720 मार्क्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा ही होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 720 मतलब फुल मार्क्स लाना आसान बात नहीं है। तो जो पेपर कंडक्ट करवा रही है उनके दिमाग में भी ये बात कहीं ना कहीं होगी कि वो पेपर लेवल ऐसा बनाए कि जो नेचुरल, सारी चीज़ें नेचुरल हो। जैसे कि जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, वो हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस इस बार ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि इस बार क्वेश्चंस के लेवल थोड़े हाई होंगे। नहीं, सारे नहीं, जो एक सेट होता है सर, क्वेश्चन में एक पार्ट होता है जिसका लेवल डिसाइड करता है कि पूरा पेपर कैसा था। उसका लेवल इस साल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा हाई होने वाला है। और इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि वो सारे को भी हम पार कर सकें। ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आया आपकी बातों से, आपने ये जज किया है कि इस बार जो बच्चे 600 प्लस या 650 और 600 के बीच हैं, वो विगरस तैयारी कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब इस बार भी ऐसा हो सकता है कि 720 में बहुत सारे बच्चे आए या 700 प्लस में बच्चे आए, और आप ये कह सकते हो कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि जो बच्चा 600 प्लस मार्क्स लाता है नीट में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है या उनके नॉलेज अच्छे होते हैं, तो वो बहुत जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो 2025 के फर्स्ट वीक ऑफ मई में पेपर होने वाला है, वो कुछ अलग सा होगा। मतलब कुछ अलग सा मतलब ये कि कंपटीशन टफ होगा, चाहे एनटीए वाले या जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे या आसान पूछे, फर्क उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन टफ होगा। अगर क्वेश्चंस टफ आएंगे तो लड़ने वाले भी वैसे ही हैं, स्मार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक कंक्लूजन ये निकला इनसे। अच्छा, मेरा ये था कि आप तैयारी कर रहे हो, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, और आप टेस्ट देते हो, तो उसके बाद जो टेस्ट देने के बाद आप उसका किस तरह से एनालिसिस करते हो सकता, जैसा कि मैंने अभी पता किया है आपके मार्क्स 600 एवरेज में आ रहे हैं, तो 600 के आसपास आ रहे हैं, तो आप उसको और एनहेंस करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करते हो, या आपको टीचर्स क्या बताते हैं, या लगता है कि यहाँ का जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है और जब नीट में आप देंगे तो हो सकता है मार्क्स आपके बढ़े, या चूंकि शुरुआती है इसलिए थोड़े 600 में रुक रहे हैं, या फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी इनको फर्दर इंक्रीज करने की, क्या क्या उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, और टेस्ट के बाद आप एक्चुअली में टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले सर, जब टेस्ट होता है हमारा, उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें हैंड टू हैंड हमें रिजल्ट मिल जाता है। इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, मतलब जैसे आपने पेपर दिया इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट तुरंत स्कैन हो जाता है और हमारे ईमेल में आ जाता है। बहुत अच्छी बात। तो हमें मालूम हो जाता है, इंस्टेंटली मालूम हो जाता है कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं हमसे, सिली मिस्टेक्स कहाँ हुई हैं,
अब उनमें हम एनालाइज करते हैं कि सिली मिस्टेक्स वाले कौन कौन सी चीज़ है, उनको साइड में रखते हैं। और कॉन्सेप्ट नहीं आते, बहुत सारी क्वेश्चंस के हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, उनको दूसरी साइड में रखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमें सुनी ही नहीं होती कभी, वो सारी चीज़ें भी रखते हैं। इस हिसाब से हम फिर अपने नोट्स को वापस से देखते हैं, जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं Good. उसमें वो चीज़ें ऐड हुई या नहीं। अगर कॉन्सेप्ट वो वाले ऐड नहीं हुए तो हम उनको ऐड करते हैं। और एनसीईआरटी खास करके, एनसीईआरटी में भी हम देखते हैं, जैसे इस बार सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो पेपर सिलेबस में से ही आएगा, लेकिन चूंकि अब सिलेबस कम है तो क्वेश्चन ज़्यादा बनाने हैं और क्वेश्चन का लेवल हाई रखना है, तो उनमें ही वो घुमाएंगे। तो इस चीज़ को नज़र में रख के यहाँ का पेपर बनता है, और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके, जिसके लिए हम एनसीईआरटी भी करते हैं और यहाँ के टीचर्स के नोट्स जो यहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो टीचर से हम बाद में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत ऐसी चीज़ है, यहाँ पे टीचर्स हमेशा हमेशा अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, और वो हमें बताते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, अब आगे क्या करना है। एक बहुत अच्छी बात बताई आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? आप सभी जानेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बच्चे ने टेस्ट दिया और उसको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है, हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलता है, तो वो फॉर द इंस्टेंट वहीं से अपना एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। अगर यही रिजल्ट एक दिन 2 दिनों के बाद मिले तो वो थोड़ा फेड अप हो जाता है, क्योंकि वक्त के साथ उसमें जोश नहीं रह पाता। नहीं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलता है, फिर आप उसका एनालिसिस करते हो। और एक और अच्छी बात बताई आपने कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका शॉर्ट नोट बनाते हो। और अगर एग्जाम के थ्रू जब आप एनालिसिस करते हो तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप नहीं जानते होते हैं, तो उसको आप फिर ऐड ऑन करते हो या टीचर से फिर डिस्कस करते हो। ये है। दूसरी बात आपने बताया कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हो, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी पे ही फोकस करना चाहिए, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सही ट्रैक पे हैं। और मेरा सजेशन है, बीइंग मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरा सजेशन ये है कि आप, हालांकि मैं बताता भी रहता हूँ आप लोगों को, एक सजेशन और बच्चों के लिए भी जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी है कि देखिए 3-4 चीजें हैं जिसको अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स आपे आप बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है कि आप जिस चैप्टर को स्टडी करते हो, जैसे क्लासरूम में आप स्टडी करते हो, तो आप टीचर की बात सुनकर प्रॉपर वे में उसका नोट्स बनाइए। दूसरी बात कि नोट्स को पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर को एनसीईआरटी से 100% पढ़िए, आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि आप मैपिंग हो जाएगी। मैपिंग का मतलब ये है कि हो सकता है टीचर हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स ये समझ लिए हो, अंडरस्टूड कर लिए हो कि हमने आपको पहले से आता है और उन्होंने उसमें नहीं कराया, और हो सकता है कि वो आपको नहीं आता हो, तो वो आप एनसीईआरटी से जब मैपिंग करेंगे तो आपका वो ओवरकम हो जाएगा। जब आप एनसीईआरटी से मैपिंग कर लीजिए जो टीचर ने पढ़ाया और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर इसमें कुछ माइनस प्लस है तो उसको मैनेज करके आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो भी मेन चीजें हैं, जो भूलने वाली चीजें हैं, उसको आप एक शॉर्ट नोट में तब्दील कर दीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। एक काम ये हुआ, आप कह सकते हो कि आपके प्रिपरेशन का उस चैप्टर के लिए 33.3% काम कंप्लीट हुआ। बाकी क्या करना है, उस पे आपको डीपीपी मिलते होंगे, मिलते हैं बिल्कुल, आपको मॉड्यूल मिलते होंगे, नहीं आप उनसे क्वेश्चंस बनाइए। हर चैप्टर्स का लेंथ अलग अलग होता है, किसी में 200 क्वेश्चन की जरूरत होती है, किसी में क्वेश्चन आप चाहे जितना भी बना लो, लेकिन मिनिमम यह है कि 100 to 200 क्वेश्चंस आपको इस तरह से बनाने होंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट उससे रिकॉल हो जाए। ये एक तरीका होता है। तीसरी बात ये कि फिर आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ टेस्टिंग का क्या पैटर्न है, और इससे पहले भी आपने अलीगढ़ में पढ़ाई करी है, उनमें इनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? टेस्ट का जो विगरसनेस है और टेस्ट का जो टीचर एनालिसिस करते हैं या पेपर बनाते हैं, वो क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? आप एलन, आकाश या फिर जो भी ब्रांडेड हैं उनसे भी गो थ्रू होंगे, क्योंकि मॉडर्न जमाना है, सारे बच्चों को पता होता है कि कौन सा पेपर कब कहाँ हो रहा है, उन सबके पास आता है। नहीं, स्टिल आप यहाँ के पेपर को प्रायोरिटी देते हो, तो इसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? टेस्ट की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट लग रहा है, या टेस्ट का जो लेवल है वो बहुत इस तरह से नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाता, एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, या फिर आप जब पेपर देते हो तो ये फील करते हो कि ये नीट के क्वेश्चंस हैं? नहीं, तो क्या आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो? सर सबसे पहले जो टेस्ट पेपर बनाते हैं, जैसे और भी लोकल कोचिंग्स हैं ब्रांड्स के अलावा,
तो उनके में दिक्कत ये रहती है कि पेपर बैलेंस नहीं रहता है। अच्छा। कभी फिजिक्स आसान बना देंगे और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही टफ कर देंगे, और कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स को ऐसे छोड़ देंगे, मेन टॉपिक्स को, जो जो टॉपिक्स मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली नीट में पूछे गए, उस पर सवाल ज़्यादा रहेंगे, जो मेन टॉपिक्स है उनको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पेपर बैलेंस्ड आता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बैलेंस इन द सेंस कि हर चैप्टर से हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं जी और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये एनसीईआरटी लेवल के हो, नीट लेवल के हो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो, मतलब 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने वाले हो, इस तरह के क्वेश्चन का मतलब हुआ बैलेंस क्वेश्चन। जी सर। और फ्रीक्वेंसी टेस्ट का बहुत ज्यादा है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। जी। क्या कुछ अलग तरह का टेस्ट भी होता है जो आप इससे पहले आपने कभी नहीं सुना हो और यहाँ इस तरह जैसे सीपीटी एक टेस्ट होता है। सीपीटी एक शॉर्ट टेस्ट होता है जो बच्चों से लिया जाता है। आप बता सकते हैं कि एक वीक में कितनी बार सीपीटी होता है? एक वीक में 3 सीपीटी होते हैं। 3 सीपीटी होते हैं, ठीक है। इस सीपीटी का क्या कुछ पर्पस होता है? क्या वो कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या जो मेन टेस्ट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए ऐसा करते हैं? जी, जो मेन टेस्ट होता है वो फोर्टनाइटली होता है, 14 डेज होता है, ठीक है। और उसमें बच्चे लगातार पढ़ रहे होते हैं 14 दिन तक, उनको पता नहीं लग पाता कि किस लेवल की तैयारी हो पाई है, ठीक है। और सीपीटी ये काम आसान कर देता है, क्योंकि सीपीटी वही टॉपिक्स आते हैं जो नीट जो टेस्ट में आने जो उस टेस्ट में आने वाले हैं उसी में। अच्छा, मैं आपकी बात ये समझ पा रहा हूँ कि सीपीटी का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, तो सीपीटी में उस सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप जैसे पढ़ाई कर तो एक दिन पढ़ाई किया और फिर नेक्स्ट डे टेस्ट होता है सीपीटी का, इससे आपकी प्रिपरेशन हो जाती है फाइनल एग्जाम्स के लिए जो फोर्टनाइटली होता है। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, इसको हम सीपीटी कहते हैं। और फोर्टनाइटली यहाँ पे 6 सीपीटी बच्चों से लिया जाता है, छोटे छोटे टेस्ट उसको कहते हैं। मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स और 20 बायो के होते हैं। और ऐसे टोटल कितने टेस्ट होते हैं? 6 होते हैं। 6 बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और बताइए फिर क्या और डिफरेंट? अलावा सर एसपीपी एक टेस्ट होता है यहाँ पे। एसपीपी जी, स्पेशल प्रैक्टिस पेपर। स्पेशल प्रैक्टिस पेपर होता है, बहुत जबरदस्त। ये क्या है? क्या इससे पहले कभी आपने इस तरह का टेस्ट दिया? नहीं सर, नहीं दिया। बेसिकली सर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब्जेक्ट वाइज होता है, सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। जैसे कि जैसे 300 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस है, तो वो केमिस्ट्री के ही होंगे, सेक्शन वाइज बटे होते हैं, बिल्कुल नीट के पैटर्न में होते हैं। लेकिन इसमें अलग बात यह है कि ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होता है। अच्छा। इसमें खास बात यह है कि हमें 3 घंटे का ही टाइम मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहते हैं। तो जो हम घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसमें हम एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 घंटे में ही सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। तो इस वजह से मतलब टाइम मैनेजमेंट है, जो हम फ्रीक्वेंसी टाइम का हम लेते हैं वो बहुत ही कम टाइम में अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। एसपीपी की खास बात। तो देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है टैलेंट जोन में, वो ये है कि एक न्यू पैटर्न ऑफ टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। उसे हम कहते हैं एसपीपी, स्पेशल प्रैक्टिस पेपर टेस्ट। इसमें एक्चुअली क्या होता है मैं आप लोगों को समझा दूं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, नीट लेवल, और टाइम ड्यूरेशन हम फिक्स कर देते हैं कि बायो में थोड़ा कम होगा, केमिस्ट्री में इतना होगा और फिजिक्स में इतना होगा। फिर बच्चे उनको सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग टाइम। जैसे खासकर इसमें फिजिक्स में बहुत बच्चों को फायदा होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि नॉर्मल टेस्ट में कुछ बच्चा बायो में कम टाइम दे रहा है, थोड़ा केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे रहा है और फिजिक्स में और ज्यादा टाइम दे रहा है। उससे ये बैलेंस नहीं होता कि हमें कहाँ पे टाइम बढ़ाना है, कहाँ पे घटाना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको हम एसपीपी कहते हैं। ये बहुत ही शानदार टेस्ट है, इसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है बच्चों को, और यही वजह है कि यहाँ से जो रिजल्ट आते हैं वो एक ट्रेमेंडस रिजल्ट आते हैं। आप देख लीजिए, जैसे लास्ट ईयर भी 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जबकि कट ऑफ 650 गया है। इससे पहले आउट ऑफ 31 19 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। नहीं तो ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म हो रहा है, और मैं इनको विश करना चाहूंगा कि इनका भी करियर बहुत अच्छा हो। बहुत ही होनहार बच्चा है जैसा कि मैं जानता हूं, तो फॉर ऑल द वेरी बेस्ट। और आप अच्छे डॉक्टर बनिए, और जो आपका पर्पस है, जैसे कि मैं बच्चों से पूछता हूं तो ये कहते हैं कि नहीं, हमें वो डॉक्टर बनने का मतलब ये है कि हम थोड़ा अलग तरीके से लोगों की सेवा बोलते तो सभी हैं, लेकिन एक जज्बा होता है, वो बच्चों के रहने या फिर बात करने के सलीके से हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर वो उस तरह का जज्बा है कि ये समाज में, अपने देश के लिए, या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं जो बीमार रहते हैं और अभी डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये उस
जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम अगर डॉक्टर बनेंगे तो हम अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए जो बीमार हैं उनकी खिदमत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।